नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर अब तक की सुर्खियों पर। डीआरडीओ को हस्तांतरित किया गया फ्लाइंग टेस्ट बेड नवरत्न। भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने दी दवा प्रतिरोधी टीबी के इलाज के लिए नई दवा की खोज। डॉक्टर के विजय राघवन को यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने दी फॉरेन एसोसिएट की पदवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई पोलियो के दोबारा से उभरने के खतरे की संभावना। और खोज खबर में जानेंगे क्यों प्रौद्योगिकी का विकास है समाज के विकास के लिए जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। 1 मई को HAL कानपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान हाल ही में निर्मित किए गए फ्लाइंग टेस्ट बेड नवरत्न को रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया। इस फ्लाइंग टेस्ट बेड का उद्देश्य डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हवाई रडार एवं अन्य हवाई उपकरणों का परीक्षण करना है। इसकी मदद से अब मैरीटाइम पेट्रोल रडार, कृत्रिम अपर्चर रडार, डाटा लिंक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स तथा EW जैसे कई उपकरणों का परीक्षण किया जा सकेगा। पेश है ये खास रिपोर्ट। एक लंबे समय से डीआरडीओ द्वारा विकसित हवाई रेडार तथा अन्य हवाई उपकरणों के परीक्षण के लिए एक हवाई टेस्ट बेड की कमी को महसूस किया जा रहा था। इस कमी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर ने 1 मई 2014 को फ्लाइंग टेस्ट बेड नामक हल्के वायुयान को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान को सौंपकर पूरा किया। इस वायुयान का नाम नभरत्न रखा गया है, जिसका अर्थ है आकाश का रत्न। इस वायुयान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर R.K. त्यागी ने श्री अविनाश चंद्र, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के महानिदेशक को सौंपा। ये वायुयान स्वदेशी कृत्रिम अपर्चर रेडार और अत्यधिक उन्नत संचार प्रणाली से लैस है। इस वायुयान का उपयोग बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेडार विकास संस्थान द्वारा विकसित किए जा रहे विभिन्न रेडारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में किया जाएगा। इस प्रयोगशाला ने मई 2013 में नवरत्न फ्लाइंग टेस्ट बेड वायुयान के लिए एक अनुबंध किया था, जिसे इस प्रयोगशाला ने अपने तय समय नवंबर से 6 महीने पहले मई 2014 में पूरा किया। इससे पहले ये प्रयोगशाला रेडार परीक्षणों के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक गार्ड के DO-228 वायुयान का उपयोग करती थी। रक्षा बलों की सामरिक आवश्यकताएं इस आवंटन के रुकावट का कारण थीं, जिसके कारण रेडारों के विकास में देरी देखी जाती थी। इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेडार विकास संस्थान ने DO-228 वायुयान को फ्लाइंग टेस्ट बेड में उन्नत किया। फ्लाइंग टेस्ट बेड द्वारा मैरीटाइम पेट्रोल रेडार, कृत्रिम अपर्चर रेडार, डेटा लिंक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स तथा EW आदि उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। फ्लाइंग टेस्ट बेड के उपयोग के हवाई उपकरणों को बनाने के कुल समय में कमी आएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो के दोबारा से उभरने के खतरे की संभावना जताई है। हाल ही में पाकिस्तान और सीरिया में पोलियो के नए केस सामने आए हैं, जिससे ये दूसरे देशों तक फैल सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित करने के कुछ ही दिनों बाद विश्व स्वास्थ्य संघ ने पोलियो को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। हाल ही में एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के तकरीबन 10 देशों में पोलियो के मामलों में तेजी को देखते हुए ये कदम उठाया गया। विश्व स्वास्थ्य संघ ने चेतावनी दी है कि पोलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य में आपातकाल के रूप में बढ़ रहा है और यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो टीके से बचाव वाली ये बीमारी वैश्विक स्तर पर खतरा बन सकती है। इस वर्ष जनवरी और अप्रैल के मध्य पोलियो के नए पाए गए मामलों की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि ये बीमारी सीमाओं को पार करती हुई पाकिस्तान से अफगानिस्तान, सीरिया से इराक एवं कैमरून से इक्वेटोरियल गुयाना तक फैल चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार पोलियो की ये स्थिति सीरिया, सोमालिया और इराक जैसे उन देशों में देखी गई है जो पहले पोलियो मुक्त हो गए थे। विश्व स्वास्थ्य संघ ने पोलियो के तेजी से फैलने से रोकने के लिए विभिन्न सरकारों को सुझाव दिया है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके नागरिकों का विदेश यात्रा करने से पहले पोलियो टीकाकरण हो। विश्व के विकासशील देशों में इस खतरनाक संक्रामक रोग का शिशु पक्षाघात के रूप में उभरना स्थिति को और जटिल कर रहा है। पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण इसका संक्रमण
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आती है और स्थायी पैरालिसिस हो जाता है। कुछ मामलों में इससे मौत भी देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुसार जहां सन 1988 में ये बीमारी 125 देशों तक सीमित थी और वैश्विक स्तर पर इसके तकरीबन 3.5 लाख मामले दर्ज किए गए थे, वहीं आज ये वायरस केवल 3 देशों अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान में बचा है। भारत के पल्स पोलियो कार्यक्रम के कठिन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप विश्व स्वास्थ्य संघ ने इस वर्ष फरवरी में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया है। जैव प्रौद्योगिकी विकास के सचिव डॉक्टर के विजय राघवन को यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा फॉरेन एसोसिएट के रूप में निर्वाचित किया गया है। इस साल NAS द्वारा कुल 21 वैज्ञानिकों को चुना गया है। यूएस राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी हर साल ऐसे कुछ वैज्ञानिकों को ये सदस्यता देती है जिनका मूल अनुसंधान के क्षेत्र में सराहनीय योगदान होता है। एक रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान जगत के लिए यह गर्व का विषय है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर कृष्णास्वामी विजय राघवन को जेनेटिक्स और न्यूरोजेनेटिक्स के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अमेरिका की प्रख्यात संस्था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक विदेशी सहयोगी के रूप में मनोनीत किया गया है। डॉक्टर राघवन इस एकेडमी में मनोनीत 21 विदेशी सहयोगियों में से एक हैं। इस उपलब्धि के साथ ही डॉक्टर राघवन भारतीयों के उस चयनित समूह में शामिल हो गए हैं जिसमें नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के पूर्व निदेशक उबैद सिद्दीकी, राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर CNR राव, विकासवादी जीवविद राघवेंद्र गड्डक्कर और माधव गाडगिल एवं एरोस्पेस इंजीनियर रॉडम नरसिम्हा शामिल हैं। डॉक्टर राघवन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज यानी NCBS बेंगलुरु के प्रख्यात प्रोफेसर होने के साथ साथ वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी हैं। उन्हें इस संस्थान के संस्थापक सदस्य के रूप में भी जाना जाता है। उनका शोध कार्य फ्रूट फ्लाई के संचलन में शामिल न्यूरोमस्कुलर तंत्र के विकास के अध्ययन पर रहा है। डॉक्टर राघवन को द इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन यानी इनस्टेम संस्थान की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। ये संस्था बुनियादी जीव विज्ञान और उसके आधुनिक स्वरूप के अंतर्गत स्टेम सेल के विकास कार्यक्रमों को समझने के लिए समर्पित है। अपने कुशाग्र शोध कार्य के लिए वैश्विक स्तर पर विख्यात डॉक्टर राघवन को हाल ही में रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो के रूप में चयनित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अनेक प्रख्यात सम्मानों जिनमें पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर सम्मान, JC बोस फेलोशिप और जीव विज्ञान में इन्फोसिस साइंस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक अनिल कौल और उनकी टीम ने हाल ही में दवा प्रतिरोधी टीबी के इलाज के लिए एक दवा की खोज की है। डॉक्टर कौल और उनकी टीम इस दवा के विकास पर पिछले 10 सालों से काम कर रही है। उन्होंने इस दवा को सर्ट्यूरो का नाम दिया है। हाल ही में इसे यूरोपियन यूनियन द्वारा मान्यता दी गई है और साल 2012 में इसे US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी स्वीकृति मिल चुकी है। डॉक्टर अनिल कौल का नाम वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी की प्रतिरोधी दवा के विकास में दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। डॉक्टर अनिल कौल मूलतः कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र से हैं और वर्तमान में बेल्जियम के जेनसेन में जॉनसन एंड जॉनसन की फार्मास्यूटिकल कंपनी में शोध निदेशक के पद पर हैं। डॉक्टर अनिल कौल पिछले 10 सालों से बेल्जियम के बीर्स में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की फार्मास्यूटिकल्स यूनिट में टीबी की नई प्रतिरोधी दवा सर्ट्यूरो के विकास और खोज के लिए कार्यरत रहे हैं। ये फेफड़े की बहु दवा प्रतिरोधी टीबी या MDR टीबी की पहली दवा है। सर्ट्यूरो को अमेरिका के खाद्य एवं दवा प्रशासन ने सन 2012 में और यूरोपीय यूनियन ने फरवरी 2014 में स्वीकृति प्रदान की है। बेटाक्यूलाइन पिछले 40 वर्षों के दौरान अमेरिका के खाद्य एवं दवा प्रशासन द्वारा टीबी की प्रतिरोधी दवा के रूप में मान्यता प्राप्त पहली दवा है। बेटाक्यूलाइन की खोज वैश्विक नागरिक स्वास्थ्य तंत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में हर साल तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत टीबी की वजह से हो जाती है। कटहल
यानी जैकफ्रूट आने वाले समय में शायद ये हमारी किचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। बदलते हुए मौसम और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कटहल गेहूं और मक्का जैसे अनाज की जगह ले सकता है। वैज्ञानिकों ने कटहल में ऐसे पोषक तत्व ढूंढ निकाले हैं जो इन अनाजों की भरपाई कर सकते हैं। कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है, जिसका वजन औसतन 5 से 7 किलो होता है। ये अपनी शक्तिशाली गंध के लिए खास तौर से जाना जाता है। अक्सर हम कटहल को उसके शक्ल सूरत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं, पर हो सकता है कि ये फल आने वाले दिनों में लाखों लोगों के लिए भोजन का साधन बने। दरअसल अभी हाल ही में हुए एक रिसर्च के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में उगने वाला कटहल जलवायु परिवर्तन के वक्त लाखों लोगों का पेट भर सकता है। आजकल दिनों दिन जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली कमेटी IPCC ने पूरे विश्व को लगातार बढ़ते तापमान और अनिश्चितकालीन बारिश के खतरे से आगाह किया है। साथ ही बताया है कि 2025 तक विश्व में खाने की भयंकर कमी होने वाली है। ऐसे में ये कटहल शोधकर्ताओं के मुताबिक एक समाधान हो सकता है। कटहल के अंदर कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन A, C, थायमीन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नाइसिन और जिंक आदि। कटहल के पेड़ की खासियत ये है कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है और इसके ऊपर मौसम का या कीटनाशकों का कोई खास असर नहीं पड़ता है। श्रीलंका और वियतनाम में कटहल की खेती के लिए उद्योग स्थापित किए गए हैं, पर भारत में अभी तक कटहल की खेती में ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में हमें इस फल की खेती के लिए दोबारा से नई तरह से सोचना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश भर में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा हाल ही में जैव ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य देश में ही जैव ईंधन के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करना है। एक समारोह में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर के विजयराघवन ने इस अनुसंधान केंद्र को देश को समर्पित किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 50 करोड़ की लागत से बने इस केंद्र को समान रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदान मिला है। एक अन्य वैज्ञानिक उपलब्धि में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगोज इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो स्केल इंजीनियर डिवीजन में सीनियर लेक्चरर डॉक्टर रविंद्र डाहिया ने इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज रिसर्च काउंसिल यानी EPSRC द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रख्यात इंजीनियरिंग फेलोशिप्स फॉर ग्रोथ फेलोशिप प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया। इस फेलोशिप में 10,68,000 पाउंड प्रदान की जाती है। डॉक्टर डाहिया 10 ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से चयनित शीर्ष 8 एकेडमिशियन में से एक हैं, जिन्हें इस प्रसिद्ध फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। एशियन हर्पिटोलॉजिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार तिब्बत के माउंट एवरेस्ट पर सांपों की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वैज्ञानिकों ने हिमालय के दक्षिणी हिस्से में भूरे रंग के वाइपर प्रजाति के सांप को खोजा है। इसका सर गोल और आँखों का रंग तांबे सा है। इस सांप की लंबाई करीबन 1.5 मीटर है। सर्प की इस प्रजाति को प्रोटोबोथ्रोप्स हिमालयनस का नाम दिया गया है। इस सांप को बहुत ही गुस्सैल और भयानक बताया जा रहा है। माउंट एवरेस्ट नेचर रिजर्व द्वारा इस खोज अभियान को अक्टूबर 2012 में शुरू किया गया था। खोज समूह ने करीब 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की यात्रा करते हुए रीढ़ वाले जीवों की 499 प्रजातियों को खोजकर पहचाना है, जिसमें से 8 प्रजातियां मछलियों की हैं। प्रसिद्ध चमड़ा शोधकर्ता डॉक्टर तिरुमलाचारी रामासामी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव पद से 5 मई 2014 को 66 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। अग्रणी चमड़ा प्रौद्योगिकीविद के रूप में विख्यात डॉक्टर रामासामी मई 2006 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का दायित्व संभाल रहे थे। इस पद पर उन्होंने लगातार 8 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। भारतीय विज्ञान जगत की उल्लेखनीय सेवा के लिए कुछ ही दिनों पहले उन्हें भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें इससे पहले पद्मश्री से एवं रसायन विज्ञान में अप्रतिम शोध कार्य के लिए डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय के एंड्रिस जोहानस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार करीब 2 लाख वर्ष पूर्व तक मंगल ग्रह पर पानी तरल अवस्था में था। इस वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह के दक्षिणी अक्षांश पर नया क्रेटर खोजा है, जिससे मंगल ग्रह पर अतीत में पानी होने की पुष्टि होती है। ये क्रेटर बहुत ही अच्छी तरह से जमा हुआ मलबा और गड्ढे रखता है। इस क्षेत्र की भू आकृतियों को जियोमॉर्फोलॉजिकल विशेषताओं के कारण ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये आकृतियाँ अतीत में तरल पानी के कारण घटित भौगोलिक घटना से बनी हैं। जोहानस और उनके समूह ने हवाई फोटोग्राफी की मदद से मंगल ग्रह की आकृतियों की तुलना स्वालबार्ड पर फैले मलबे के साथ करने के साथ ही क्रेटर से संबंधित आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर इस क्रेटर की आयु तकरीबन 2 लाख वर्ष मानी है। टेरी विश्वविद्यालय ने दिल्ली में क्षेत्रीय जल अध्ययन के लिए एक विभाग की स्थापना की है। 7 मई को टेरी विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम का आरंभ किया। ये विभाग एक अकादमिक संस्थान के रूप में कार्य करते हुए युवा जल प्रबंधकों और पेशेवरों को वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में तैयार करेगा, जो कि देश के जल स्रोतों का अनुसंधान, विकास और नई प्रौद्योगिकियों की मदद से वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करें। इसके अलावा ये संस्थान विभिन्न हितधारकों में काबिलियत पैदा करेगा, जिससे वे नीतियों और उनकी अनुसंधान आधारित क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभा सकें। इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों जैसे एमटेक, एमएससी, पीजी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज प्रौद्योगिकी के विकास से हम अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ पाए हैं। 11 मई को देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देखेंगे अपनी सेगमेंट खोज खबर में कि कैसे प्रौद्योगिकी से पकड़ पाए है विकास की राह। इक्कीसवीं सदी प्रौद्योगिकियों के कारण आई सामाजिक और आर्थिक क्रांति की सदी है। पिछले दशकों के दौरान विकसित अनोखी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के चलते ही मानव ने अंधेरी गुफाओं से गगनचुंबी इमारतों का सफर किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निरंतर बदलाव आ रहा है और इस बदलाव के कारण दुनिया भर में परिवर्तन हो रहा है और ये बदलाव ज्ञान आधारित समाज के विकास की ओर अग्रसर है। प्रौद्योगिकी उपलब्धियों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति का उत्सव मनाने के लिए प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाए हैं। आज भारत वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ प्रमुख देशों में से एक है। विश्व के बदलते औद्योगिक परिदृश्य में बुनियादी अनुसंधान से लेकर उन्नत अनुप्रयोगों तक भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता ने देश के विकास और आधारभूत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत की कुछ ऐसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का प्रमाण है जिसके कारण भारत वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से समृद्ध देशों में शामिल हो सका है। 11 मई 1998 को भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक राजस्थान के पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किया था। इस नाभिकीय परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 नाभिकीय बमों की श्रृंखला का विस्फोट कर परीक्षण किया गया था। इन बमों में से 1 संलयन और 3 विखंडन बम थे। इसके बाद 13 मई 1998 को 2 अतिरिक्त उपकरणों का सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया था। इस सफलता ने भारत को नाभिकीय शक्ति से संपन्न देशों की कतार में खड़ा कर दिया। इसी दिन भारत के पहले स्वदेशी वायुयान हंस 3 की उड़ान का बेंगलौर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का सफल फायरिंग परीक्षण भी संपन्न हुआ था। इस विशेष दिन इन प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के कारण बाद में ये निश्चय किया गया कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमारी वैज्ञानिक जांच, प्रौद्योगिकी रचनात्मकता और धारणीय विकास के लिए विज्ञान, समाज एवं उद्योगों के समन्वय का प्रतीक है। ये दिन प्रौद्योगिकी नवाचारों और उनके सफल आर्थिक उपयोग के सम्मान का दिन है। प्रौद्योगिकी, नवाचारों के लाभ,
सामान्य जनता तक पहुंचकर और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये दिन ऐसे व्यक्तियों के सम्मान और पहचान का है जिनके योगदान के कारण देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत को ख्याति प्राप्त हुई हो। इस दिशा में पहल करते हुए भारत का प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करता है। इस सम्मान के अंतर्गत प्रौद्योगिकी को विकसित और उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए एवं ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी बोर्ड ने प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के सफल व्यावसायिक उपयोग के लिए 3 SSI इकाइयों को 5 लाख रुपए एवं ट्रॉफी प्रदान करने वाले एक नए अवार्ड को घोषित किया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सभी नागरिकों को महत्वपूर्ण संदेश देता है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एवं उनके बाद अनेक लोगों ने भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए देश में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में अनेक प्रतिभाएं हैं जिनका उपयोग प्रौद्योगिकीय नवाचारों के लिए किया जा सकता है। आज विश्व ऐसे प्रौद्योगिकीय नवाचारों के विकास की ओर देख रहा है जो सुनहरे भविष्य के अनुरूप हों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम सभी के लिए गर्व का विषय होने के साथ ही प्रौद्योगिकी विकास का उत्सव मनाने के साथ इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। 7 मई 1992 को नासा द्वारा अंतरिक्ष यान एडवेंचर को पहली बार अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इस अंतरिक्ष यान का नाम नासा के अंतरिक्ष यान कार्यक्रम से सेवानिवृत्त ऑर्बिटर में से एक HMS एंडेवर के नाम पर रखा गया। एंडेवर अंतरिक्ष यान रॉकेट, वायुयान और अंतरिक्ष यान का मिला-जुला रूप था। एंडेवर को इंटेलसैट 6 संचार उपग्रह के पुनर्नियोजन के साथ ही पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला अंतरिक्ष यात्री माए जेमिसन को अंतरिक्ष में ले जाने, पहले हबल अंतरिक्ष दूरबीन मिशन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यूनिटी मॉड्यूल ले जाने के लिए याद किया जाता है। सन 2011 में कार्यमुक्त हो गए एंडेवर अंतरिक्ष यान को अब कैलिफोर्निया साइंस सेंटर में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। 8 मई 2003 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विकासात्मक उड़ान, जिसे GSLV-D2 के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान या GSLV-M के फर्स्ट A को प्रक्षेपित किया गया। GSLV-D2 अपने साथ GSAT-2 उपग्रह को अंतरिक्ष में ले गया, जिसके पेलोड का भार 1825 किलोग्राम था। GSLV-D2 सफलतापूर्वक अपनी निश्चित भूतुल्यकारी कक्षा में पहुंचा था। इसका प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2001 को GSLV-M के फर्स्ट A द्वारा ले जाए गए GSAT फर्स्ट की कक्षा में नहीं पहुंचने के कारण हाथ लगी असफलता के बाद किया गया था। 9 मई 2003 को नासा वैज्ञानिकों ने पहली बार हेलिक्स नेबुला के फोटो लिए। हेलिक्स नेबुला को हेलिक्स NGC 7293 या आई ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ये वृहद ग्रहीय नेबुला कुंभ नक्षत्र में स्थित है। इसकी खोज कार्ल लुडविग हार्डिंग ने की थी। ये पृथ्वी से तकरीबन 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हेलिक्स नेबुला का आकार अंडाकार है। ये ऐसा पहला ज्ञात ग्रहीय नेबुला है जिसका निर्माण कॉमेट्री नॉट से हुआ है। 11 मई 1998 भारत द्वारा राजस्थान के पोखरण में दूसरा नाभिकीय परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इस नाभिकीय परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 नाभिकीय बमों की श्रृंखला का विस्फोट कर परीक्षण किया गया था। इन बमों में से एक संलयन और 3 विखंडन बम थे। इसके बाद 13 मई 1998 को 2 अतिरिक्त उपकरणों का सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया। पहला नाभिकीय परीक्षण भारत ने मई 1974 में स्माइल बुद्धा के नाम से किया था। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।